Hello students, my name is Mohit Jain and today we will start our second chapter of science subject that is matter around us pure। फर्स्ट चैप्टर को हम लोग इसलिए नहीं शुरू कर रहे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर को सिलेबस में से हटा दिया है इस साल के लिए, इसलिए वी आर स्टार्टिंग आवर सेकंड चैप्टर एंड दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले थोड़े से बेसिक्स की बात करेंगे बच्चों। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं यूनिवर्स को। तो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है, दैट इज काउंट इन यूनिवर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्स बोलते हैं। इसके अलावा एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, एवरीथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड एंड एवरीथिंग दैट विल एग्जिस्ट, जो कुछ भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हमारे चारों तरफ, जो कुछ हमारे चारों तरफ पहले एग्जिस्ट कर रहा था और आगे आने वाले टाइम में भी जो हमारे चारों तरफ हम एग्जिस्ट करेगा, दैट इज नोन एज यूनिवर्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? व्हाट इज यूनिवर्स? जो हम सबको चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, यूनिवर्स टू थिंग्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज एनर्जी एंड सेकंड वन इज मैटर। ठीक है, ये टू थिंग्स हैं बाय विच यूनिवर्स इज मेड अप। ठीक है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज समथिंग दैट वी कैनॉट होल्ड इन आवर हैंड्स और फील डायरेक्टली। एनर्जी बच्चों वो सब कुछ होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने हैंड्स में होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैनॉट होल्ड इन आवर हैंड्स और फील डायरेक्टली, उसको हम डायरेक्टली फील नहीं कर सकते, बट हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट्स, वी कैन एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट्स लाइक वार्मथ ऑफ सनलाइट ऑन आवर बॉडी। केवल हम लोग एनर्जी के इफ़ेक्ट्स को अपनी बॉडी पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सनलाइट को अपनी बॉडी पर एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जब सन की धूप आती है, सनलाइट आती है, तो हमको क्या है? हॉट महसूस होने लगता है। इस तरह से हम लोग सनलाइट को अपनी बॉडी पर महसूस कर सकते हैं। इसके अपोजिट बच्चों मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मैटर? ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग वी कैन सी और फील डायरेक्टली, वो सब कुछ जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी आईज से देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली फील कर सकते हैं, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। इसका सेकंड डेफिनेशन दिया जाता है बच्चों, समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास, ऑफर्स रेसिस्टेंस एंड कैन बी परसीव्ड ऑफ डायरेक्टली बाई आर सेंसेस। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का? मैटर वो सब कुछ है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये मोबाइल है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एक मैटर है, क्योंकि इट इज़ ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। ठीक है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हैज मास, उसका कुछ ना कुछ मास है मोबाइल का। ठीक है, ऑफर्स रेसिस्टेंस, इस बात का क्या मतलब हुआ? व्हाट इट मीन्स ऑफर्स रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं मोबाइल को बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पर रखना चाहूँ या उसको धक्का मारना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक मैं उसकी पोजीशन को या उसकी सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑफर्स रेसिस्टेंस। ये मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज करने में रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, पोजीशन को चेंज कब कर सकते हैं हम उसकी? जब तक हम उसको ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया ऑफर्स रेसिस्टेंस एंड कैन बी परसीव्ड ऑफ डायरेक्टली बाय आर सेंसेज। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें से किसी के भी द्वारा हम उसको क्या कर सकें? एक्सपीरियंस कर सकें, परसीव कर सकें। भाई मोबाइल को जब हम लोग हाथ में पकड़ते हैं तो हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हम लोगों ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो ये हो गई बच्चों अपनी मैटर की डेफिनेशन। क्या हो गया? समथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास,
something that occupies space, has mass, offers resistance and can be perceived of by our senses, तो that is called as matter। ठीक है, ये क्या हो गया अपना बच्चों, ये हो गया अपना मैटर। अब हम लोग बात करते हैं आगे मैटर्स के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, मैटर के क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन बच्चों टू टाइप से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं बच्चों मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और सेकंड वन हम लोग करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों हम लोग करते हैं मैटर का उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे करते हैं बच्चों हम लोग इसका क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट होती है उसके बेसिस पे मैटर को हम लोग 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये 3 टाइप्स अपने होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। कौन कौन से होते हैं बच्चों, फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं अपने मैटर के ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। अब हम 1 बाय 1 इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेज क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करें सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स बच्चों जो होते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासेज में भी, सॉलिड्स का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिन पार्टिकल्स से सॉलिड बना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे जो सर्कल्स बनाए हैं ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली टच्ड होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये आपस में एक दूसरे से बहुत पास होते हैं, इसलिए ये फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास में इनके बीच में बिल्कुल भी जगह ही नहीं होती कि ये अपने आसपास मूवमेंट कर सकें। इस तरह से एक दूसरे को टच करते हुए बच्चों क्या होते हैं, ये सारे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, ये इस तरह से यहाँ पर सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, जमा होते हैं। अब जब ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज की। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज क्या होते हैं ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज बच्चों, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ये सॉलिड्स के पार्टिकल हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। अब जब पास आ जाते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो क्या हो जाती है बच्चों, वो एकदम कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाते। भाई इनके बीच में जब जगह ही नहीं होगी तो ये मूवमेंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी अपनी क्या हो गई, सॉलिड्स की फीचर्स हो गए, सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सॉलिड्स के एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, जैसे कि शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, लिक्विड्स की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, लिक्विड्स का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट शेप इसका डेफिनेट नहीं होता।
क्योंकि अगर हम लिक्विड को जिस भी किसी वेसल में लेंगे या किसी भी बर्तन में हम लोग लिक्विड को डालते हैं तो वो उसी वेसल की शेप को एक्वायर कर लेता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, तो जिस वेसल में उनको रखा जाता है लिक्विड्स को, वो उसी वेसल की क्या कर लेते हैं, उसी वेसल की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे पानी को अगर हम लोग ग्लास में डालें तो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर उसको हम जग में डालें तो जग की शेप ले लेता है, या किसी दूसरे उसमें वेसल में डालें तो उसकी जैसी शेप ले लेता है। अच्छा, ये तो अपना हो गया इनका शेप और वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम इनका क्या होता है, डेफिनेट होता है। अच्छा, अब इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कंपैरिजन में बच्चों क्या होते हैं, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने लिक्विड के पार्टिकल्स बनाए हैं ये थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर हैं। इस तरह से एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, ये पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है। जो ये बीच बीच में डिस्टेंस है ना, ये बीच बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड के कंपैरिजन में बच्चों क्या होती है, सॉलिड की यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं थी और यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, वो थोड़े से कम होते हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो ये पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोज टू ईच अदर देन सॉलिड्स। मैंने जैसे बताया सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, जबकि यहाँ पर लिक्विड्स में क्या होता है, ये इस तरह से दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इसके पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, ये स्पेस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गए बच्चों इसके, एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए अपना मिल्क हो गया, वाटर, ऑयल, अल्कोहल, ये सारे जो लिक्विड्स हो गए ये इनके एग्जाम्पल्स अपन दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों गैस की। तो गैसेज का क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, गैसेज का ना तो क्या होता है बच्चों वॉल्यूम डेफिनेट होता है, और ना ही क्या होता है इनका पजेज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही इनका शेप डेफिनेट होता है। मतलब गैसेज को हम जिस भी वेसल में डालेंगे उसी का वॉल्यूम ले लेंगे और उसी की शेप ले लेंगे। सपोज हम किसी भी गैस को एक बीकर में लेते हैं तो बीकर का शेप ले लेगा, या किसी फ्लास्क में लेते हैं तो उस फ्लास्क का शेप और वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा। ठीक है, अच्छा, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये गैसेस बने होते हैं, दोज आर फार अपार्ट। वो क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, एंड हैव मोर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और उनकी क्या होती है बच्चों, एक दूसरे से मूवमेंट की फ्रीडम होती है। कैसे होती है एक बार देख लेते हैं बच्चों हम लोग। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है गैस के पार्टिकल्स को। ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से आप देख सकते हो कितनी दूर दूर हैं। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं गैस के पार्टिकल्स, मान लीजिए इस तरह से होते हैं गैस के पार्टिकल्स, इतनी दूर दूर। ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब डिस्टेंस बढ़ जाती है और अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं और आराम से ये मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बच्चों क्या हो गए, इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हो गए मैटर के। ठीक है, कि मैटर को हम लोग फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों मैटर के। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों, जो मैटर की ये तीनों स्टेट होती हैं इनको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टेम्परेचर के बेसिस पर हम लोग इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो, द थ्री स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इन जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस,
इन पर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर की अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करें। मान लो टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, या डिक्रीज कर दें, घटा दें। ऐसे ही प्रेशर को हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में, जैसे सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर मैं बात करूं गैस को लिक्विड में, ठीक है, गैस को लिक्विड में, और लिक्विड से फिर मैं इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है बच्चों आइस, ठीक है, आइस है मेरे पास में, आइस है, बर्फ़ है मेरे पास में। इसको बच्चों मैं अगर क्या करूँगा, या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले बच्चों आइस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आइस को जब मैं अगर गर्म करूँगा तो क्या हो जाएगा, आइस को मान लीजिए मैं हीट करता हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको हीट कर रहा हूँ। तो हीट करने पर आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस किस में था, सॉलिड स्टेट में था, और वाटर किस में है बच्चों, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करने पर हम इसको आइस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही हम यहाँ पर बात कर रहे थे। अब वाटर को भी मैं अगर और हीट करूँ, ठीक है, अगर वाटर को मैं यहाँ पर और हीट करूँ, मैं वाटर को मान लीजिए और हीट करता हूँ, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर क्या बोलते हैं, वाटर की गैसियस स्टेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर मैं हीट देकर इसको क्या कर रहा हूँ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अपोजिट क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए मैं गैस ले लूँ, मैं वाटर की वेपर ले लूँ, वेपर को मैं अगर ले लेता हूँ बच्चों, मैं अगर वेपर को ले रहा हूँ और इसको मैं अगर ठंडा करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, कूल करता हूँ, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अगर मैं लिक्विड को और ठंडा करता हूँ, ठीक है, कूल करता हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, अगर वाटर वेपर लेते हैं हम लोग, तो इसको ठंडा करने पर ये पानी बन जाएगा वेपर से, और पानी से क्या होगा, फिर आइस बन जाएगी, जो कि सॉलिड स्टेट में होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक फिजिकल स्टेट को दूसरी फिजिकल स्टेट में हम लोग कैसे टेम्परेचर से या फिर प्रेशर से, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया अपना सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट का कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं बच्चों, क्या बात करते हैं, अब हम देखते हैं कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम इसकी भी। तो बच्चों वेपर क्या होती है, वेपर की मैं अगर बात करूं, तो वेपर रिप्रेजेंट्स अ गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जो कि रूम टेम्परेचर पर, तो क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे हम लोग पानी की बात करें बच्चों, H2O क्या होता है, वाटर, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, क्या होता है, ये अपना लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे बात करें हम लोग, कमरे के ताप टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटेंस, वेपर रिप्रेजेंट्स अ गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो उसकी गैसियस स्टेट को, अगर इसको हम लोग अब वाटर को किस में कन्वर्ट करें, गैस में कन्वर्ट करें गर्म करके, तो इसकी जो गैस बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग वेपर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, देखो, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है, बट इट्स गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपर, ठीक है। जब वाटर भाप बनकर उठता है तो उसकी जो गैसियस स्टेट होती है उसको हम लोग जानते हैं किससे, वेपर से, ठीक है, वेपर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम गैस की, ठीक है। तो गैस की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। गैस क्या होता है, ए सब्सटेंस विच इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर पर।
जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस होता है उसको तो अपन गैस बोलेंगे सही। जैसे कि अमोनिया होती है बेटा, अमोनिया क्या होती है, अमोनिया इज गैस एट रूम टेम्परेचर, तो उसको अपन गैस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर गैस होता है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। और सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है उसकी गैसियस स्टेट को वेपर बोला जाता है। ठीक है, तो बात आ गई आपको समझ में बच्चों, उसकी गैसियस स्टेट को क्या बोला जाता है, वेपर बोला जाता है। ये हो गया अपना सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं बच्चों अपना केमिकल क्लासिफिकेशन की। अब यहाँ से अपना मेन चैप्टर शुरू होता है कि किसी भी मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो बच्चों क्या होते हैं ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, एक बार हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, अगर हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अ मटेरियल और मैटर कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो जो केवल और केवल एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं, किसकी बात करता हूं मैं बात करता हूं बच्चों ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस क्या है, केवल और केवल ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। इसमें कौन से एटम्स हैं, केवल ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो एक ही सब्सटेंस के एटम्स हो गए, एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर मतलब शुद्ध सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। क्यों बोलेंगे बच्चों, केवल वन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है ये मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मिक्सचर की। सेकंड वन इज अपना मिक्सचर है, तो मिक्सचर की हम लोग बात कर लेते हैं। मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्सचर इज मैटर और मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, जो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बना होता है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं वाटर में क्या कर रहा हूं, मैं वाटर में क्या मिला देता हूं बच्चों, मैं वाटर में शुगर मिला देता हूं। मैं बात करता हूं बच्चों, वाटर में क्या कर देते हैं हम, मान लीजिए मैं वाटर ले रहा हूं और उसमें मैं क्या मिला देता हूं बच्चों, शुगर। वाटर और शुगर का मैं मिक्सचर बना लेता हूं, तो वाटर में शुगर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर अलग हो गया और शुगर अलग हो गया। ठीक है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर हो गया, मोर देन अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर हो गया, शुगर और वाटर का। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपना मिक्सचर। ठीक है, तो ये अपना हो गया मिक्सचर। अब इनको आगे भी क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं बच्चों। प्योर सब्सटेंस को हम आगे टू कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, ऐसे ही हम लोग मिक्सचर को बच्चों होमोजीनस और हेट्रोजीनस दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। इनको हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, एक बार इसको रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड बाय, बाय बाय।